चलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, शील्डिंग इफेक्ट्स क्या है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है। इन शॉर्ट टेक्स्ट बुक में देखे तो अपना यहां तक कंप्लीट हो गया था। आई थिंक यहां तक ओके। ये अपना 8.3.1 ये हमने बता दिया था, सिर्फ इसमें मेन पॉइंट्स ही हमें करने हैं। सिमिलरली 8.3.2 आई थिंक ये हो गया था कि बाकी ये मुझे याद करवा दो। तो अब सेकेंड पैरा से अब हम स्टार्ट करेंगे। इसमें मेन टेक्स्ट बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है। अब देखो, वैसे बेसिकली देखें तो ये टॉपिक अपने बोर्ड में नहीं है, लेकिन फंडामेंटली वो बहुत जरूरी है। The factor responsible for the lengthened contraction is somewhat similar to the observed in an ordinary transition series, and it is attributed to the similar cause. That is the imperfect shielding of the one electron by another. अब देखो, ये जो ग्रीन लाइन है that is the first transition series, फिर ब्लू लाइन है वो है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जितना गैप होना चाहिए, and it is observed that there is less gap between second and third. एक्चुअली गैप तो सेम ही होना चाहिए, तो ये गैप क्यों कम हुआ? क्योंकि अगर ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड सीरीज की, तो सेकेंड सीरीज में इलेक्ट्रॉन्स 4D में जाते हैं, और थर्ड ये जो रेड है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5D में जाएंगे, और 5D से पहले इलेक्ट्रॉन 4f में उसमें कंप्लीट होती है एक्सेप्ट लेंथेनम। तो इससे क्या होगा कि 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट कम है, वही लिखा है देखो। However, the shielding of the 1,4f electron by so that the d electrons are getting more attracted. ओके, तो इससे क्या होगा कि ये जो गैप था ना अपना बिटवीन ब्लू टू रेड, तो वो गैप क्यों कम हुआ, मतलब रेडियस क्यों कम इंक्रीज हुई? जो इंक्रीमेंट होना चाहिए वो कम हुआ ना। यहाँ पे आपको जितना गैप दिख रहा है उतना गैप यहाँ पे नहीं है, वो गैप इतना होना चाहिए। तो गैप क्यों कम है? तो वो कम होने का रीजन है एट्रैक्शन ज्यादा। एट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस कम। क्यों एट्रैक्शन ज्यादा? क्योंकि 4f ऑर्बिटल की शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होती है। शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एट्रैक्शन फोर्स। अगर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रही है तो उसका मतलब हुआ attraction force बढ़ जाएगा। That's why atomic radius it is in decreasing manner as compared to between first and second. तो first and second से यहाँ पे second और third के बीच में gap कम है, तो ये gap कम होने का ये particular reason है इसका। Next, the decrease in the metallic radius coupled with the increase in atomic mass result in the general increase in the density. अब देखो, density का formula है mass upon volume. वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, वॉल्यूम कैसे पता चलेगा आपको? तो वो रेडियस से ही पता चलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे रेडियस डिक्रीज हो रही है, जिससे क्या होगा, मास और वॉल्यूम का रेशियो दैट इज आवर डेंसिटी, सो डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, दैट्स इट। और नीचे यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें आपको अब जो डेंसिटी दी है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सबको पता ही है, स्कैंडियम टू जिंक। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या लर्न करना है पता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक की 1+, 2+, 3+, और उसके हिसाब से आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और इसका भी सिर्फ फंडामेंटल ही आपको लर्न करना है। चलो, तो इसका फंडामेंटल पता होना चाहिए कि जिससे क्या होगा कि आप ये टॉपिक भी अपना बोर्ड में तो कैंसिल ही है। ओके, चलो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क दैट व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? यस, व्हाट इज मीन्ड बाय फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी? What is meant by first ionization enthalpy? Yes, Dhyanesh.
Energy required to remove one electron from the orbital, last orbital. Sorry. Energy required to remove one electron from the last orbital of the element. Energy required to release the first electron from the outermost orbit. ओके, तो इससे ये पता चलता है कि अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो उसके लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओवरऑल आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन जितने भी है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वो सब रिलीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है। तो चलो अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कोई भी पर्टिकुलर सीरीज हम लेते हैं तो एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड वी नो दैट अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। So there is an increase in the ionization enthalpy along each series of the transition elements from left to right due to an increase in nuclear charge which accompanies the filling of the inner d orbitals. This table जो आगे की जो table दिया है ना, this table gives the values of the transition ionization enthalpies of the first series. उसमें values दी है। चलो, these values show that the successive enthalpies do not increase as steeply as in the case of the non-transition. Non-transition element में जितना increase हो रहा है ना उतना increase यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि attraction इतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। The variation in the ionization enthalpy along the series of the transition elements is much less in comparison to the variation in the non-transition elements. The first ionization enthalpy in general increases, but the magnitude of the increase in the second and third enthalpies for the successive elements is much higher. क्यों? अगर एक रिलीज हो जाता है तो फिर दूसरा रिलीज करने के लिए और तीसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ओके, जस्ट इसका कोई यूज नहीं है, मेन अब आता है ये जो दिया है। चलो अब इसकी बारी, अब ध्यान से देखना मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कॉमन चीज अगर हम देखें तो उसमें वो है कि अगर हम क्रोमियम और कॉपर दोनों की सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसका सिंबल क्या होगा? डेल्टा IH2। ओके, तो कॉपर क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 4s135 और कॉपर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 4s13010। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, तो वो रिलीज होगा outermost of it, that is 4s, and then after we are getting the electronic configuration 3d5. Similarly here argon 18 4s का एक इलेक्ट्रॉन गया, then we are getting 3d10. Now the second electron from chromium and copper, it is released from the stable oxidation state. Half filled is stable, similarly fully filled is the more stable. That's why now more energy is required to release the second electron. Similarly, next अब देखना मैं जो बोल रहा हूं Mn और Fe दोनों की अगर हम थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, चलो थर्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी रिलीज, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, चलो Mn की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी 4s235, तो इन दोनों में से चलो इन दोनों की ज्यादा तो है ही, किससे पता है? उसके नेबरिंग एलिमेंट से। जस्ट मिनट, चलो ऐसा करते हैं, पहले ये पूरा हम कंप्लीट कर देते हैं। गलती से मैंने अगेन स्टार्ट कर दिया। और क्रोमियम और कॉपर की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है उसके नेबरिंग एलिमेंट से। चलो वो भी हम चेक करते हैं यहाँ पे।
ध्यान से देखना, क्रोमियम और कॉपर दोनों की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुका है, उसके बाद M1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 3d5। सिमिलरली यहां पे देख लो 3d10। दैट्स व्हाई ionization enthalpy of chromium is more than the neighboring elements। दोनों साइड देख लो, उससे तो ये ज्यादा ही है, 1414 and 1509। Similarly here 1958 surrounded by 1752 1734, तो उससे तो ये देखो ज्यादा ही है, तो ज्यादा होने का रीजन चलो ये तो समझ में आ गया होगा। उसी हिसाब से हम दूसरा ले रहे हैं, कौन सा? तो दूसरा है अपना आर्गन 18 4s2 3d5। तो यहां पे होगा आर्गन 18 4s2 3d6। ओके चलो, IH3 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं ऑलरेडी, 4s2 गया। सिमिलरली यहाँ पे भी 4s2 गया, तो यहाँ पे क्या बचा 3d5। यहाँ पे क्या बचा 3d6। तो बोलो दोनों में से किसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड है, Mn या Fe? गुड, Mn। क्यों Mn? क्योंकि Mn की अब जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d5। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिससे क्या होगा कि 3d5 3d6 दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी है? तो ज्यादा स्टेबल है अपनी 3d5। That's why Mn has more third ionization enthalpy than Fe। चलो वो भी चेक कर लेते हैं, देख लो यहाँ पे Mn की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, Mn की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी और Fe की थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, चलो दोनों में से कौन सा ज्यादा है? Mn की ज्यादा है। ओके, और 110% सबको समझ में आ ही गया होगा, मैंने जो समझाया है वो भी। ओके अच्छा, तो अब आगे यहाँ पे देखते हैं हम। So the irregular trend in the first ionization enthalpy of the metals of 3d series through of the little chemical significance can be accounted for the considering that the removal of one electron alters the relative energies of 4s and 3d. You may learn that when d block elements form ions, then ns electrons are lost before n-1d। मतलब मैंने अभी समझाया ना 4s और 3d, तो firstly electron will be released from 4s। As we move along the period in the 3d series, we see the nuclear charge increases from the scandium to zinc, but electrons are added to the orbital of the inner subshell, that is 3d। So the speaker on है विश्व। विश्व अपना माइक बंद कर दो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तो पता चल गया कि 4s और 3d, तो यहाँ पे ns जनरल फॉर्म में लिखा है, सिर्फ 4s 3d के बारे में नहीं लिखा है। We see that the nuclear charge increases the scandium to zinc, but electrons are added into inner subshell, that is 3d orbitals. These 3d electrons shield the 4s electrons from the increasing the nuclear charge somewhat more effectively than the outer shell electrons can shield the one another। इससे ज्यादा वो shield करेगा। Therefore the atomic radii decrease less rapidly, मतलब बहुत धीरे से वो decrease होगी। Thus the ionization energies increase only slightly along the 3d series, the doubly or more highly charged ions than Dn configures with the no 4s electrons, and a general trend
of the increasing values of the second IE is expected as the effective nuclear charge increases because one d electron doesn't shield the another d electron कभी shield नहीं करेगा जिससे वो फटाफट इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ओके, सिमिलरली Mn2+ और Fe2+ अभी मैंने समझाया, वो यहाँ पे फिर से दे दिया है, देख लो। Next, interpretation of the variation of the ionization enthalpy for an electronic configuration Dn is as follows. The three terms responsible for the value of ionization enthalpy are attraction of the each electron towards the nucleus, repulsion between the electrons, and the exchange energy. Exchange energy is responsible, चलो नया एक word आया, exchange energy। वो क्या करेगा? एनर्जी स्टेट उसको स्टेबल करेगा। Okay, so exchange energy is approximately proportional to the total number of possible pairs. कितने pairs उसके ऊपर डिपेंडेंसी है उसकी। When several conditions occupy a set of degenerate का मतलब क्या है? Having same energy. The lowest energy state corresponds to the maximum possible extent of the single occupation orbital. हंस रूल है ये, याद हो तो, कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे सेट होंगे कि जिससे उसकी एनर्जी द मिनिमम हो। दिखा है ना, देख लो। The loss of exchange energy increases the stability, and as the stability increases, then ionization becomes more difficult. मतलब more energy is required to release the electron. There is no loss of the exchange energy at the D6 configuration. Mn1+ जो अभी मैंने समझाया वो उसका 3d5 4s1 और Cr1+ that is d5 मतलब 3d5. Okay, therefore the ionization enthalpy of Mn1+ is lower than Cr1+. और उसी हिसाब से दूसरा लिखा है Fe2+ is lower than ionization enthalpy of Fe2+ is lower than Mn2+. अभी मैंने समझाया थर्ड ionization enthalpy वही लिखा है ये। फिर अभी मैंने समझाया जो सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी Cr और कॉपर का वही एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो ये पैरा जस्ट आपको रीड करना है, लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। हर एक में आपको स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ माइंड में रखनी है। जैसे Ti उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4, वेनेडियम की +5, क्रोमियम की +6, Mn की +7, उसके बाद Fe की +8। वैसे तो नहीं होती है लेकिन कई कबार वो पॉसिबल है। कोबाल्ट की बात करें तो 2+3+ दोनों स्टेबल। जो द मोस्ट कॉमन वन वो आपको बोल्ड में दिया है। मोस्ट कॉमन मतलब ज्यादा प्रोपोर्शन में जो होता है वो। Cu का देखो +2 है, +1 नहीं है। हाँ भाई, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो वो है आर्गन 18 4s1 3d10। तो देखो अभी मैंने समझाया था कि 3d10 वो ज्यादा स्टेबल है देन 3d9। तो 3d10 इज मोर स्टेबल। ध्यान से देखना। हाँ, कॉपर अगर हम 1+ लेते हैं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3d10, और अगर हम कॉपर 2+ लेते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d9। सो माय क्वेश्चन इज which should be more stable, 1+ or 2+? Here you are given that Cu2+ is more stable. तो Cu2+ मतलब तो 3d9 and Cu1+ मतलब 3d10। अभी हमने ऊपर समझा कि 3d10 is more stable, that's why one electron from 4s to 3d is transferred. So now what would be the reason why 3d9 is more stable than 3d10? मतलब Cu2+ is more stable than Cu1+. Do you get my question or not? चल, तो क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया होगा कि Cu1+ और Cu2+, Cu1+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 and 3d10, और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 18 and 3d9. So 3d10 must be more stable, मतलब Cu1+ must be more stable than Cu2+, but in actual
Cu2+ is more stable. तो उसका रीजन ये है कि only on the basis of electronic configuration cannot be determined. Again, only on the basis of electronic configuration, oxidation state, stability of oxidation state cannot be determined. उसके लिए दूसरा है heat of hydration. Heat of hydration मतलब whenever dissolved in water, amount of the released heat is known as heat of hydration. Delta H hide इसको हम बोलेंगे. तो ये Cu2+ की ज्यादा है और Cu1+ की लेस. That's why Cu2+ is more stable. सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम स्टेबिलिटी नहीं देख सकते. ओके, तो उसके लिए जब भी हम पानी में डिसॉल्व करेंगे इसको या हीट मतलब उसके कंपाउंड या किसको भी, तो फिर क्या होगा, Cu2+ ज्यादा हीट देगा जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा. ओके, दैट्स द रीजन. अभी इसकी जरूरत नहीं थी, तो चलो क्लियर तो हो ही गया होगा सबका. भाई कोई डाउट किसी को? No, sir. Any doubt? No, sir. No doubt, sir. Okay. Next is the elements which give the greatest number of oxidation state. तो वो है Mn जिसमें +2 to +7. The lesser number of the oxidation state at the extreme ends मतलब पीछे वाले, तो उसका रीजन है कि number of electrons ज्यादा. So few electrons to lose or share. Too many d electrons may be present for the highest valency Cu and Zn, मतलब वो सब के सब रिलीज नहीं कर पाएंगे. स्कैंडियम की बात करें तो 2+ is virtually unknown, मतलब है ही नहीं. Titanium 4 is more stable than Ti3 and Ti2. At the other end, the only oxidation state of Zn is 2+ is more stable. और compounds है TiO2, VO2 1+, CrO4 2-, पता है ना, क्रोमेटायन, MnO4 1- permanganate ion, followed by the rather abrupt decrease in the stability of higher oxidation state. फिर वो decrease हो जाएगी क्योंकि Fe2+, T+ ही बनाएंगे. Cobalt 2 and 3, Ni2+, Cu1+ N2+, Zn2+. उसके बाद मेन क्वेश्चन ये है कि Mn तक आपको मैक्सिमम +7 मिलेगा. Mn के बाद एलिमेंट कौन सा है? मैंगनीज के बाद Iron. आयरन. तो आयरन में ऐसा कुछ होता नहीं है. नेक्स्ट, ओके. तो द वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, द कैरेक्टरिस्टिक वो आपको दिया है V2+, V3+, V4, V5, सब उसकी कॉन्फ़िगरेशंस है. ओके, फिर ग्रुप 5 के साथ उसकी कंपैरिजन दी है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है. इनर्ट पेयर इफेक्ट याद होगा 11th का है. ओके, चलो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, NiCO4, FeCO5 हो गया है अपना 9 चैप्टर में. हाँ, इसके बाद ये 8.3.5 एंड 8.3.6 उनकी जरूरत नहीं है, करने की ही जरूरत नहीं है. ओके, डैम श्योर. उसके बेस पे जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछते. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. एक्चुअली वो जो टॉपिक है ना उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं है इसलिए. ओके, ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पॉसिबल है? तो यहाँ पे 1 by 1 टॉपिक्स लिए. पहले दिया है हैलाइड्स के बारे में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन फॉर द हैलाइड्स. तो TiX4 पॉसिबल, VF5 पॉसिबल, CrF6 पॉसिबल, लेकिन M+ पॉसिबल नहीं. लेकिन है कौन सा? MnO3F. प्योर हैलाइड नहीं है, ऑक्सी हैलाइड है. सिमिलरली FeX3 और COF3. तो Mn नो मेटल हैज द ट्राइहैलाइड एक्सेप्ट दीस टू. किसी के भी ट्राइहैलाइड पॉसिबल नहीं है. ओके, और उसका रीजन क्या है?
कि हायर लेटाइस एंथैल्पी मतलब जब भी पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन होते हैं तो उसमें से जो हीट रिलीज होती है वो। ओके चलो VF5 CRF5 पॉसिबल है। V5 प्लस है ना जो, it is represented by only VF5, other halides cannot form। VX2 पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वो हमको सिर्फ माइंड में रखना है, वैसे टॉपिक लर्न तो करना नहीं है, सो डोंट वरी। चलो नेक्स्ट वन, Cu2 प्लस और I माइनस का एक ही कंपाउंड है, दैट इज Cu2I2। ओके सिमिलरली Cu1 प्लस जो होता है ना, इट इज अनस्टेबल, तो उसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब क्या है? यस 9 चैप्टर ऑफ 11th। Yes, 9 chapter of 11th। Anyone? Disproportionation means one element, there is a change in oxidation number of one element in any redox reaction। Okay? मतलब एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। देख लो यहाँ पे Cu1 plus to Cu2 plus and Cu1 plus to Cu। ओके तो यहाँ पे इंक्रीज भी होगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी हुआ है, और Cu1 plus to Cu तो यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है। ओके तो याद रखना ये। नेक्स्ट स्टेबिलिटी फिर उन्होंने समझा, ये जरूरत नहीं, चलो ये देखो डेल्टा H माइनस हाइड्रेशन एंथैल्पी आ गई। The stability of Cu2 plus rather than Cu1 plus is due to the much more negative delta H minus for Cu2 plus than Cu1 plus। अभी मैंने समझाया ना वो। Ability of oxygen, चलो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो Sc2O3 से Mn2O7 सब बनते हैं, लेकिन उसके बाद Fe2O3, फिर एक ही कंपाउंड है FeO4 माइनस, वैसे Fe का चार्ज उसमें +6 है, Fe2O3 है NO2, लेकिन वो डिकम्पोज हो जाएगा, स्टेबल नहीं है। वेनेडियम का VO21 प्लस, VO2 प्लस, टिटेनियम 4 वाला एक है TiO2 प्लस। ओके और Mn2O7 उसमें MnO ब्रिज होता है, बस जस्ट याद रखो, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो अब इसके बाद अगेन केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज, नो नीड टू लर्न, चलेगा। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी जस्ट एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देते हैं और एक बार रीड करवा देते हैं। ओके चलो विश्वा पढ़ो। Transition metals are widely in their chemical reactivity. Many of them are sufficiently electropositive to dissolve in mineral acids, although few are noble, that is, they are unaffected by single acids. The metals of the first series, with the exception of copper, are relatively more reactive and are oxidized by 1 molar H+, though the actual rate at which these metals react with oxidizing agents like hydrogen ion is sometimes slow. For example, titanium and vanadium in practice are possessive to dilute पैसिव मतलब पैसिव का मतलब इनर्ट। passive to dilute non-oxidizing acids at room temperature. The E0 value for M2 plus or M indicate a decreasing tendency to form divalent cations across the series. This general trend towards less negative E0 value is related to the increase in the sum of the first acid and second ionization enthalpies. It is interesting to note that the E0 value for Mn, Ni and Zn are more negative than expected from the general trend.
whereas the stabilities of half-filled D subshell in Mn2 plus are completely filled D subshell in zinc are related to their E0 value. For nickel, E0 value is related to the highest negative enthalpy of hydration. चलेगा वैसे, चलो ये तो इसके बाद ये याद रखो, ओके 2Cr2 plus 2H plus gives 2Cr3 plus and hydrogen gas is evolved. ओके तो चलो ये केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज, चलो ये अपनी कंप्लीट हो गई। ओके अब इसके बाद वैसे हम बेसिकली देखें ना तो अपने गुजरात बोर्ड में डायरेक्ट टॉपिक का 3.10 ही 3.9 से ही करना है, 3.1 एंड 3.2 एंड 3.1 कैंसिल था नहीं, 3.2 था अपना। ओके फिर उसके बाद डायरेक्टली ये मेन 3.9 ही था डायरेक्टली, याद हो तो बस, तो फिर वही याद रखना है। तो जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में आपको वही लिखने हैं। ओके वैसे आज के लेक्चर में तो कोई ऐसा टॉपिक हुआ नहीं है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हमने कंप्लीट की है। ओके तो अब नेक्स्ट सेशन से जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ओके तो उसमें हम वो देख लेंगे जो हमें करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।